हेलो सर। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल उत्कर्ष क्लासेस क्लास 10 वाईटी में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भौतिक विज्ञान, जो कि कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान है, उसके बारे में। कि उसमें हमने बात किया था कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, इन 3 टॉपिक्स पे उसमें बात हुई थी। आज बात होगी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण और पार्श्व उत्क्रमण। ये जो पार्श्व उत्क्रमण है ये थोड़ा सा छोटा है टॉपिक, नहीं तो ये दर्पण और प्रतिबिंब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो दर्पण है और ये जो प्रतिबिंब है ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, यही 2 टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। और जो ये पार्श्व उत्क्रमण है ये छोटी सी टॉपिक है, बस आपको समझने के लिए लाया गया है। ठीक है, और आज हम इन्हीं तीनों पे बात करेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और दर्पण और पार्श्व उत्क्रमण। तो अभी हम देखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की जो हमने परिभाषा लिखी है वो है दर्पण में बनी वस्तु के आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनी वस्तु के आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सुबह सुबह आप लोग उठते हैं, एकदम 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 सो के उठते हैं, एकदम एकदम तुरंत जाते हैं शीशे में, देखते हैं अपने चेहरे बाल समेटते हैं, तो वो जो बाल समेटते हैं उसको ही दर्पण तो कहते हैं। शीशा, मिरर, उसी को तो कहते हैं। तो उसमें जब आप अपने चेहरे को देखते हैं तो उसमें आपका चेहरा बनता है, आपकी आकृति बनती है, आपके शरीर की उसमें आकृति, आपके चेहरे की आकृति बनती है उस शीशे में। तो उसी आकृति को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। कि किसी वस्तु के दर्पण में बने किसी वस्तु के आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मतलब होता ही है, प्रतिबिंब का मतलब ही होता है कि इमेज। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, मतलब कि इमेज बनना, पिक्चर बनना हमारा। तो हम जब सुबह सुबह उठते हैं, बाल और झाड़ते हैं, तो वो जो इमेज हमारी बनती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दर्पण में बनी वस्तु के आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब ये कितने प्रकार के? यह 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक, पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे हम रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा हमारा जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो जब किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें हमने प्रकाश परावर्तन में पढ़ा था कि प्रकाश किरणें किसे कहते हैं और परावर्तन अपवर्तन, तो यही बात है इसमें भी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक का मतलब होता है कि वास्तव, ठीक, वास्तव में मिलती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब आपको क्लियर हुआ कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब आइए बात करेंगे हम आभासी प्रतिबिंब की। किसकी? आभासी प्रतिबिंब की। आभासी प्रतिबिंब, इसमें भी वही फंडा है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत, यहाँ पे आभासी मतलब यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ आभास किया जा रहा है किसी चीज के बारे में, हम लोग सोच रहे हैं, अभी हुआ नहीं है वो काम। ठीक, तो आभासी प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे मिल रही है वो वस्तुएं, ऐसा लगता है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो वहाँ पे बन सकती है। तो उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो हमारा वो प्रतिबिंब बनता है, जो हमारी वो इमेज बनती है, उसे हम वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार हम आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि दर्पण के बारे में, क्योंकि हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो दर्पण था, इसलिए हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। तो दर्पण को अगर हम देखें, दर्पण मतलब होता है मिरर का मतलब आप समझते हैं कि शीशा कहते हैं उसे। ठीक है, शीशा, सुबह सुबह आप जिसमें अपना चेहरा देखते हैं उसे हम शीशा कहते हैं। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के पीछे साइड में जो लगा होता है वो भी मिरर ही होता है, एक प्रकार से शीशा ही होता है जो पीछे की वस्तु दिखाता है। हाँ, तो वो भी शीशा एक होता है। ठीक, तो मिरर, अब दर्पण किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। तो जब हम किसी पारदर्शी माध्यम
पारदर्शी माध्यम का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कांच के किसी पारदर्शी कांच को ऐसे ऐसे हम लोग शीशे को ले जो कि आर पार दोनों साइड दिखता हो, उधर से देखो तो इधर का देखे दिखे, इधर से देखे तो उधर का दिखे, ठीक है। तो आर पार दिखने वाली चीजों को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो किसी पारदर्शी माध्यम की एक हम शीशा ले लें, ठीक है, एक हम शीशा ले लें, ये मान लीजिए एक हमारा शीशा हो गया, पारदर्शी माध्यम है, इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, ठीक है। किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को या इसको ये हमारा तल हो गया है, ठीक, ये वाली जो साइड है ये और ये वाली, ये दोनों तल है ना इस शीशे के। अगर अब हम इसी बात करें, जैसे मान लीजिए ये है हमारा, ठीक, ये हमारा मार्कर है, अब हम कहें ये पारदर्शी है, ठीक। अब इसके तल बताएंगे, तो एक ये नीचे वाला तल हो गया, एक ये ऊपर वाला तल गया, यही तो तल हुए ना। तो किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को या इसको किसी भी एक तल को कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, मतलब कि कलई ऐसे कलई कर दिया जाए, ठीक है, लेप लगा दिया जाए, ये कलई समझ लीजिए है, कलई कर दिया जाए, किसी एक भाग को कलई कर दिया जाए, अथवा दूसरे भाग को परावर्तक दूसरे भाग को हम परावर्तक पृष्ठ दूसरे भाग को हम परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो जो प्राप्त निकाय हमें मिलता है, जो प्राप्त दर्पण हमें, जो प्राप्त मिरर हमको मिलता है, जो प्राप्त हमें होता है, जो भी चीज हमें प्राप्त होती है, जो भी थिंग हमें प्राप्त होती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, ठीक है। कि किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तथा दूसरे भाग को हम परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। क्लियर? एक बार हम दर्पण की परिभाषा लिख लेंगे कि किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को कलई कर दिया जाए तथा दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दे, तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को कलई कर दिया जाए अथवा दूसरे भाग को हम परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है, ठीक है। दर्पण कंप्लीट हो गया। अब दर्पण के जो प्रकार होते हैं, वो दर्पण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है, यह दो प्रकार का, पहला जो होता है ये हमारा होता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। और जो हमारा दूसरा होता है ये हमारा होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा समतल दर्पण, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। क्लियर? अब समतल से आप समझ रहे हैं, समतल का मतलब क्या होता है कि सपाट, सीधा, समतल एकदम, ठीक। आप सीधे खड़े हो जाए तो आपको क्या कहेंगे? एकदम समतल खड़े, ठीक है। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से आप समझ सकते हैं कि जो समतल दर्पण होगा वो सीधा एकदम होगा, और जो गोलीय दर्पण होगा वो हमारा गोल सा होगा, सर्कल टाइप में होगा। कह सकते हैं ना कि गोलीय दर्पण जो है हमारा नाम से पता चला कि गोलीय होगा, और समतल दर्पण जो नाम से पता चल रहा है कि समतल होगा, सीधा होगा एकदम। तो गोलीय दर्पण की अगर हम समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण की अगर हम बात करें, बस समतल दर्पण की अभी, तो समतल दर्पण ऐसे दर्पण के बारे में हमने बताया आपको ना, कि किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को कलई अथवा दूसरे भाग पर परावर्तक पृष्ठ बना दे तो उसे दर्पण कहते हैं, ठीक। तो ऐसे दर्पण, वो तो प्राप्त हमारा दर्पण हुआ, लेकिन ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जैसे परावर्तक पृष्ठ है, ठीक, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ एकदम सपाट हो, एकदम सीधा हो, एकदम सीधा हो, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। ये समतल है, ये समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण के गुणों के बारे में। समतल दर्पण के गुणों के बारे में, तो समतल दर्पण का गुण देखा जाए तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो सदैव सीधा व आभासी होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है
समतल दर्पण की जो फोकस दूरी, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी के बारे में हम आगे की टॉपिक में बात करेंगे, जब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रकारों के बारे में, तो वहां पे फोकस दूरी की बात करेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण की जो दूरी होती है वो अनंत होती है और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। ठीक है, आगे की अगर हम पॉइंट देखें तो और भी 3-4 पॉइंट है, जैसे कि समतल दर्पण, ठीक, किसी मनुष्य को, जैसे अगर किसी मनुष्य को समतल दर्पण में अपनी पूरी ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई देखनी है, जैसे मुझे अपनी संपूर्ण ऊंचाई अगर समतल दर्पण में देखनी है तो मेरी जितनी हाइट रहेगी सर, उतनी हाइट का आधा हमें, उसी हाइट, हमारी हाइट का आधा, मतलब हमारी हाइट के आधे हाइट का जो समतल दर्पण रहेगा उसमें अपने प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, उसमें अपनी इमेज को देख सकते हैं सर। ठीक है सर, तो मतलब कि हम अगर अपने, जैसे आप अपनी आंख मान लीजिए आप 6 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, तो अगर आपको अपने संपूर्ण मतलब अपने पूरे शरीर को देखना है अगर किसी दर्पण में, समतल दर्पण में, तो हमें 3 फुट का जो है समतल दर्पण लाना होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/2, मतलब कि जितनी हाइट रहेगी, फिर से लिख देते हैं इसको, जितनी की मतलब कि जितनी हाइट रहेगी उसका आधा गुना। ठीक है, उसका आधा अगर हम समतल दर्पण ला रहे हैं तो उसमें हम पूरी संपूर्ण शरीर को हम देख सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण लंबाई को हम देख सकते हैं। ओके, इतनी बात हो गई समतल दर्पण के बारे में। ठीक, समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधी रेखा में बनता है। ठीक, सदैव सीधी रेखा में बनता है और समतल दर्पण की हमने फोकस दूरी आपको बताई कि ये अनंत होता है। ठीक, अब इसका उपयोग, समतल दर्पण का जो उपयोग है, समतल दर्पण का जो उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग घरों में होता है, घरों में कहाँ होता है? सुबह सुबह आप उठ के जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण ही है, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका मतलब चेहरा देखने में, दाढ़ी बनाने में, इन सब का उपयोग समतल दर्पण का होता है। ठीक है, समतल दर्पण का वहां उपयोग होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चा? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय से नाम ही आपका समझ में आ रहा है कि कोई ये जो दर्पण होगा वह गोल सा होगा। कैसा होगा? गोल सा होगा। ठीक है, तो इसकी बात करें तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को अगर हम काट कर उसके एक भाग को, किसी कांच का खोखला गोले लें और उसको काटें तो एक हमें ऐसा कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा रुक जाइए हम बता रहे हैं। तो हमें दर्पण जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसे। और किसी खोखले गोले को, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तथा दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दें तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। यह हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, कि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पर कलई अथवा दूसरे भाग पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा होता है अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक, पहला हमारा होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है और उत्तल दर्पण की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम पहले कंप्लीट करेंगे कि पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं। ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं, यही हम अभी टॉपिक क्लियर करेंगे। पार्श्व का मतलब होता है साइड्स, पार्श्व का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, साइड्स मतलब कि कोई एक भाग, एक साइड्स। ठीक, पार्श्व का मतलब होता है, उत्क्रमण का मतलब होता है बदलना। ठीक, तो किसी भी भाग को बदलना, यही अर्थ होता है इसका। मतलब कि जब हम
किसी समतल दर्पण के सामने जाते हैं तो हमारा बायां जो हाथ होता है वो दाहिना हाथ दिखाता है, उसी को हम कहते हैं पार्श्वोत्क्रमण की किसी चीज को बदलने की प्रक्रिया को पार्श्वोत्क्रमण कहते हैं। जैसे समतल दर्पण में किसी हम जैसे अल्फाबेट लिखते हैं, अल्फाबेट में कई अल्फाबेट होते हैं जो कि अगर हम लिख कर किसी कागज पर समतल दर्पण के सामने ले जाएं तो हमें उल्टे दिखाई देंगे। ठीक, जैसे कि यम नहीं, जैसे कि के हमारा हो गया, ये सब उल्टे हमें दिखाई देते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं हम पार्श्व उत्क्रमण की किसी भी चीज को बदलने की प्रक्रिया को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो नहीं बदलते हैं, उसी रूप में रहते हैं, कि जैसे जो अल्फाबेट होते हैं जो नहीं बदलते हैं वो हम आपको बता दें, जैसे ए है, आई है, यू है, एच है, आदि एक्सेट्रा, ये सब जो हमारे होते हैं ऐसे ऐसे करके, ये हमारे पार्श्व उत्क्रमण में नहीं आते, मतलब कि ये बदलते नहीं। अगर आप इसको मिरर के सामने ले जाएंगे तो वो उसी प्रकार से रहेंगे जिस प्रकार से वो लिखे हैं। ठीक है, इनका परिवर्तन, इनके मतलब किसी भी इनके आकृति में परिवर्तन नहीं होता, ये उसी प्रकार से रहेंगे जिस प्रकार से आप कागज पे लिखेंगे उसी प्रकार से ये इमेज बनाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही बात करनी थी। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें आपके गोली दर्पण के जो प्रकार थे, अवतल और उत्तल दर्पण, उसके बारे में भी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। धन्यवाद।